हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस आज के सेशन में। दोस्तों, आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के 3 चैप्टर कराऊंगा, 21, 22 और 23। तो दोस्तों, इसमें जो भी प्रश्न हमारे गलत होंगे हम उनको भी सही करेंगे और जिसमें भी कन्फ्यूजन होगी उनको हम दूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रौढ़ शिक्षा यानी एडल्ट एजुकेशन। तो चलिए दोस्तों, इसी के हम प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। समाज शिक्षा या ग्राम्य उपयोगी शिक्षा, कार्यकर्ताओं की शिक्षा, जनता की शिक्षा या जनसमूह की शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ जीवन से, जीवन द्वारा, जीवन भर की शिक्षा है। यह कथन किसने कहा है? केजी सैदन ने, ब्राइस ने, महात्मा गांधी जी ने, होम्स व वही ने। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री का यह कथन है कि प्रौढ़ शिक्षा में राजनैतिक, नागरिक तथा नैतिक आदि सभी प्रकार की शिक्षा निहित है? हमारे ऑप्शन है केजी सैदन, ब्राइस, मॉर्गन या गांधी जी। तो दोस्तों, हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केजी सैदन ने। हमारा अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा प्रत्येक शिक्षा के लिए सभी अवसरों पर तथा समस्त परिस्थितियों में शिक्षा है। यह किस विद्वान ने कहा है? सैदन ने, ब्राइस ने, मॉर्गन ने या फिर होम्स ने। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये बात ब्राइस ने कही है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा किसी नवीन बात को सीखने हेतु प्रौढ़ व्यक्ति का जानबूझकर किए जाने वाला प्रयत्न है। यह कथन किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने, सैदन जी ने या फिर ब्राइस ने या मॉर्गन जी ने। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मॉर्गन। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारा जो ये कथन है, ये कथन हमारे 3 विद्वानों ने कहा है, मॉर्गन, होम्स व वंडी। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा किसी नवीन बात को सीखने हेतु प्रौढ़ व्यक्ति का जानबूझकर किया जाने वाला प्रयत्न है। तो देखिए दोस्तों, इसमें ब्राइस, केजी सैदन, होम्स व वंडी, गांधी। तो दोस्तों, हमारा आंसर है सी, होम्स व वंडी। दोस्तों, हमारे ये दोनों प्रश्न सेम हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि मॉर्गन, होम्स व वंडी ने सेम ही परिभाषा दी है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समाज शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है प्रौढ़ों का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास करना, प्रौढ़ों का नैतिक विकास करना, प्रौढ़ों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास, ये सभी। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसके अनुसार समाज शिक्षा वास्तव में प्रौढ़ शिक्षा है जिसमें सर्वाधिक बल इसके सामाजिक प्रयासों पर दिया जाता है? भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समाज शिक्षा प्रौढ़ से हमारा तात्पर्य पूर्ण मानव की शिक्षा से है। वह साक्षरता प्रदान करेगी ताकि उसे जगत का ज्ञान प्राप्त हो सके। यह उसे बताएगी कि वह किस प्रकार अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करे और प्राकृतिक परिस्थितियों का जिनमें वह रहता है सर्वोत्तम उपयोग करे। यह कथन किसने कहा है? केजी सैदन ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने, प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने या फिर एसएन मुखर्जी ने। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये बात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने कही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध विद्वान के अनुसार समाज शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों में नागरिकता की चेतना का उदय और उनमें सामाजिक समन्वय की उन्नति करना है। वह निरंतर वयस्कों में साक्षरता का प्रसार करके ही संतुष्टि नहीं हो जाते, वरन जनसाधारण में शिक्षित मस्तिष्क के सर्जन को अपना लक्ष्य बनाती है। स्वाभाविक उपलक्ष्य के रूप में वह नागरिकता के अधिकारों एवं कर्तव्यों की चेतना का संचार करने का प्रयास करती है। तो दोस्तों, हमारे इसके ऑप्शन है प्रोफेसर हुमायूं कबीर, एसएन मुखर्जी, केजी सैदन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो दोस्तों, हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए, प्रोफेसर हुमायूं कबीर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रौढ़ शिक्षा में मोटे तौर पर वह सभी औपचारिक शिक्षा सम्मिलित है जो प्रौढ़ों को दी जाती है। कथन है प्रोफेसर हुमायूं कबीर का, महात्मा गांधी जी का, केजी सैदन जी का, फिर एसएन मुखर्जी जी का। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसएन मुखर्जी जी का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रौढ़ शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलू में सम्मिलित है प्रौढ़ साक्षरता, साक्षर प्रौढ़ों के लिए अनवरत शिक्षा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं राजनीतिक उद्देश्य, व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य,
मूल्य, परक, उद्देश्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत किस वय वर्ग के वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने का पर बल दिया गया? 12 से 18 वय वर्ग, 15 से 35 वर्ष के, 15 से 45 वर्ष, या फिर 30 से 55 वर्ष। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 से 35 वर्ष। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षकों के लिए अनवरत शिक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि नूतन ज्ञान व नवीन प्राविधियों की जानकारी, ज्ञान के अभिनमन हेतु, शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि एवं सेवाकालिक प्रशिक्षण में उपयोगी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस शिक्षा का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना, उनका संगठन एवं संचालन करना है? प्रौढ़ शिक्षा का, नारी शिक्षा का, धार्मिक शिक्षा का, या फिर प्राथमिक शिक्षा का? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रौढ़ शिक्षा का। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किनके वक्तव्य के अनुसार शिक्षा के सभी रूपों, अभिव्यक्तियों एवं समस्याचित क्रियाओं का वृत्त्यात्मक संबंध केवल अनवरत शिक्षा को प्रमुख साधन के रूप में विकसित करके किया जा सकता है? भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा, विश्व शिक्षा आयोग द्वारा, विश्व आर्थिक फोरम द्वारा, या फिर केंद्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व शिक्षा आयोग द्वारा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ करने का निर्णय लिया? 1947 में, 1961 में, 1986 में, 1999 में? तो दोस्तों ये जो निर्णय लिया था वो 1986 को लिया था, जो कि बनकर तैयार हुआ था उस समय 5 मई 1988 को, 5 मई 1988 को। दोस्तों उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनके द्वारा इसका इम्प्लीमेंटेशन कराया गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि प्रौढ़ शिक्षा हमारे लिए जीवन व मृत्यु का प्रश्न है? के.जी. सैदन ने, प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने, एस.एन. मुखर्जी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, के.जी. सैदन जी ने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सरकार ने जनवरी 1988 में सभी जगह कुछ चरणों में किस कार्यक्रम को स्थापित करने का निर्णय लिया? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, लोक जुम्बिश कार्यक्रम, जन शिक्षण निलयम कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जन शिक्षण निलयन कार्यक्रम। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने 1948 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में प्रौढ़ शिक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक उप समिति का गठन किया था? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है श्री मोहनलाल सक्सेना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी जी, या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन? तो दोस्तों हमारा आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए, श्री मोहनलाल सक्सेना जी ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, श्री मोहनलाल सक्सेना की अध्यक्षता में गठित उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा को व्यापक बनाने के लिए किस नाम से संबोधन की संस्तुति की, जिससे वह देश के नागरिकों को नई सामाजिक व्यवस्था में सक्रिय भाग लेने को क्षमता प्रदान कर सके? हमारे ऑप्शन है प्रौढ़ शिक्षा, समाज शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, या फिर पर्यावरण शिक्षा? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाज शिक्षा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1949 में भारत और यूनेस्को के तत्वाधान में दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में ग्रामीण प्रौढ़ शिक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? कलकत्ता में, बंबई में, मैसूर में, या फिर भुवनेश्वर में? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में। हमारा अगला प्रश्न है, 1950-57 में समाज शिक्षा के विकास कार्यक्रम को किस कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, संस्कृति विकास कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, लोक जुम्बिक कार्यक्रम? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है दूरस्थ शिक्षा एवं खुली शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन एजुकेशन। चलिए दोस्तों इसके भी प्रश्न हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों हमारा इसमें सबसे पहला प्रश्न है, दूरवर्ती शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत किस देश ने की? अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, जर्मनी ने, या फिर भारत ने? तो दोस्तों हमारा आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी, जर्मन ने की थी, लेकिन हमें इजी नोट्स में इंग्लैंड दे रखा है, जो कि गलत है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पत्राचार परामर्श का संबंध किससे है? प्रौढ़ शिक्षा से, औपचारिक शिक्षा से, दूरस्थ शिक्षा से, या धार्मिक शिक्षा से? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूरस्थ शिक्षा से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में दूरस्थ शिक्षा के लिए प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में की गई? सन 1982 में, 1985 में, 1987 में, 1990 में? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 82 में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे इंडिया में जो प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय था उसका नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विश्वविद्यालय था, जो कि आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित है।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम का संबंध किससे है? पर्यावरण शिक्षा से, औपचारिक शिक्षा से, धार्मिक शिक्षा से या फिर दूरस्थ शिक्षा से? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दूरस्थ शिक्षा से। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर पीएल किरकिरे तथा डॉक्टर केएस खिची ने दूरस्थ शिक्षा के कितने सिद्धांत बताए हैं? 10, 11, 12 या फिर 13? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13 सिद्धांत बताए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में कितने देशों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा ICDE की स्थापना की थी? 50 से अधिक देशों ने, 20 से अधिक देशों ने, 100 से अधिक देशों ने, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर तो होगा 50 से अधिक देशों में, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट नहीं दे रखा है। लेकिन अगर यहाँ पे अब आपको ऑप्शन 70 देश भी आ जाए ये भी सही है, क्योंकि 50 से अधिक है और 100 से कम है। तो दोस्तों यही होगा हमारा 70। लेकिन इसमें अगर करेंगे तो हम इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 50 से अधिक देशों में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक और औपचारिकेतर शिक्षा के लक्षणों का सम्मिलित स्वरूप है? धार्मिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा या फिर यौन शिक्षा? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूरस्थ शिक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ विद्वानों ने दूरस्थ शिक्षा को और किन नामों से संबोधित किया है? मुक्त शिक्षा, ओपन एजुकेशन, पत्राचार शिक्षा, करस्पॉन्डिंग एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग, उपरोक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हम मुक्त शिक्षा को या दूरस्थ शिक्षा को इन सभी नामों से जानते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी शिक्षा अधिगम का एक ऐसा स्वरूप है जो एक निश्चित समय, निश्चित स्थान, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, परीक्षा और अनुसंधान में बंधी व्यवस्था है, जिसके कुछ निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य सीमाएं हैं? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिकेतर शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक शिक्षा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी शिक्षा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया है? दोस्तों अधिगम की दो प्रक्रियाएं होती है, चेतन और एक अचेतन। दोस्तों हमारे इसमें ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिकेतर शिक्षा, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक शिक्षा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी शिक्षा शिक्षण अधिगम की एक और गैर औपचारिक प्रणाली है? जनसंख्या शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, नारी शिक्षा? तो दोस्तों हमारा आंसर है सी, दूरस्थ शिक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम की एक औपचारिकेतर प्रणाली दूरस्थ शिक्षा में कौन से घटक का व्यवस्था स्थान होता है? शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा वास्तव में किसका एक रूप है? मुक्त शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, प्रौढ़ शिक्षा का या फिर धार्मिक शिक्षा को? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूरस्थ शिक्षा जो है वो वास्तव में मुक्त शिक्षा का ही एक रूप है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी शिक्षा विविध शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले तथा विविध भौगोलिक क्षेत्रों में बिखरे अभिगमकर्ताओं की एक बड़ी संख्या और उनकी रुचि और सुविधाओं के अनुकूल ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति प्रदान करने का तरीका है, जिसमें उच्च कोटि की अधिगम सामग्री के निर्माण, उत्पादन तथा संप्रेषण में तकनीकी एवं संचार माध्यमों का समुचित रूप से व्यापक प्रयोग किया जाता है? औपचारिक शिक्षा में, दूरस्थ शिक्षा में, विद्यालय शिक्षा में या फिर धार्मिक शिक्षा में? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूरस्थ शिक्षा में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दूरस्थ शिक्षा को में अधिगम की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? शिक्षक द्वारा, विद्यालय प्रशासन द्वारा, संचार माध्यमों द्वारा, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो दूरस्थ शिक्षा होती है उसमें संचार माध्यमों द्वारा होती है, जैसे टीवी, रेडियो है, टीवी है, आजकल इंटरनेट है। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, इसे हम पत्राचार शिक्षा भी बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा कौन सी अधिगम प्रणाली है? कक्षा शिक्षण प्रणाली, जन शिक्षण प्रणाली, मौखिक शिक्षा प्रणाली, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जन शिक्षण प्रणाली है, क्योंकि इसमें कक्षा होती नहीं है, ये मौखिक नहीं होती, क्योंकि आजकल ये विजुअल भी होने लगी है, तो ये जन शिक्षण प्रणाली है। हम अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा का अभिप्राय सीखने और सिखाने की वह प्रक्रिया है जिसमें स्थान और समय के आयाम सीखने और सिखाने के मध्य दखलंदाजी करते हैं। यह कथन है मार्कोस एडिसेशिया का, होमवर्क का, रिवेडोस का या फिर कॉम्बस का? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माल्कॉम एडिसेशिया का। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पत्राचार शिक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम को इकाइयों में विभक्त किया जाता है, प्रत्येक इकाई को कहते हैं अध्ययन इकाई, पाठ इकाई, मॉड्यूल या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कहते हैं इसमें। हमारा अगला प्रश्न है,
किस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, यहाँ उन लाखों लोगों को शिक्षा देने की पद्धति का विकास होना चाहिए जो शिक्षा के लिए अपने प्रयासों पर आधारित है। हम सोचते हैं कि पत्राचार या गृह अध्ययन कोर्स इन परिस्थितियों का सही उत्तर है। शिक्षा आयोग 1964-66 में, शिक्षा नीति 1986 में, संशोधित शिक्षा नीति 1992 में, या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 1949 में। तो दोस्तों ये बात की थी शिक्षा आयोग ने। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भविष्य में दूरस्थ शिक्षा ई लर्निंग तथा ऑनलाइन लर्निंग होगी, जिसके अंतर्गत किनका प्रयोग किया जाएगा? कंप्यूटर मैनेज्ड कम्युनिकेशन तथा ईमेल, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, लाइन डेटाबेस तथा फाइल ट्रांसफर का। तो ये सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आवासीय शिक्षा हेतु प्राय आवश्यकता होती है पर्सनल कंप्यूटर की, इंटरनेट की, ए बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों की। हमारा अगला प्रश्न है, आवासीय विश्वविद्यालय में पढ़ने की स्वतंत्रता होती है 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे। तो दोस्तों इसमें आंसर हमारा 24 घंटे, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग कोर्स हैं तो आप कभी भी 24 आवर्स कभी भी आप इसको सीख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्चुअल ग्लोबल विश्वविद्यालय कहाँ की ऐसी वास्तविक संस्था है जिनका कानूनी प्रारूप फिर आवासीय है? यूके, जर्मनी, भारत, अमेरिका। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। हमारा अगला प्रश्न है, इग्नू स्थापित हुआ था 1982 में, 1983 में, 1984 में, या फिर 1985 में? तो दोस्तों हमारा आंसर है 1985 में। इग्नू का मतलब है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है तेलंगाना मुक्त विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो दोस्तों सबसे पहला जो था वो तेलंगाना मुक्त विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, जिसका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, या फिर ओपन यूनिवर्सिटी, या फिर मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है? राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, पुरुषोत्तम मुक्त विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय, CSGM विश्वविद्यालय। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो मुक्त विश्वविद्यालय है वो राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित है। ये सन 1998 में स्थापित हुआ, और दोस्तों ये हमारे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला मुक्त विश्वविद्यालय बना सन 1998 में, 1999 में, 2000 में, 2001 में? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1998 में। हमारा अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय है कर्नाटका में, राजस्थान में, उड़ीसा में, या फिर केरला में? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। हमारा अगला प्रश्न है, यशवंत राव सी मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है गाजियाबाद में, पुणे में, भोपाल में, नासिक में? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नासिक में। हमारा अगला प्रश्न है, NICM का स्थापन हुआ नवंबर 1988 को, नवंबर 1989 को, नवंबर 1990 को, दिसंबर 1991 को? तो दोस्तों हमारा आंसर है नवंबर 1989 को। हमारा अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र मुक्त विश्वविद्यालय है दिल्ली में, चेन्नई में, कलकत्ता में, या फिर कटक में? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में, या फिर कोलकाता में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम वास्तविक विश्वविद्यालय आया था आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या फिर तमिलनाडु में? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में, क्योंकि आंध्र प्रदेश में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया था, जिसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी था। ठीक है दोस्तों, जो तेलंगाना में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय कितने प्रकार के? 3, 4, 5, 6 या 7? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पत्राचार पाठ्यक्रम कार्यक्रम का प्रारंभ किया था कुलकर्णी ने, आइजैक पिटमैन ने, आर्मस्ट्रॉन्ग ने, या फिर डोजाक ने? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइजैक पिटमैन ने, 1840 में। ठीक है दोस्तों, डेट भी याद रखने, 1840। हमारा अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र मुक्त विश्वविद्यालय है दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में, कटक में? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में, क्योंकि ये प्रश्न ऊपर भी था। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1980 में, 1985 में, 1986 में, 1990 में? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1985 में हुई, और ये दिल्ली में स्थित है, जिसे हम इग्नू के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राजश्री टंडन खुला विश्वविद्यालय स्थित है इलाहाबाद के प्रयागराज में, आगरा में, कानपुर में, दिल्ली में? तो दोस्तों ये इलाहाबाद में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है,
इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित है कानपुर में, दिल्ली में, हरियाणा में, गोरखपुर में। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। चलिए दोस्तों इसके भी प्रश्न सॉल्व कर देते थे। दोस्तों हमारा इसका सबसे पहला प्रश्न है तकनीकी शिक्षा को कितने स्तरों में विभाजित किया जा सकता है, 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर या फिर 4 स्तर। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें 3 स्तर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में प्राचीन एवं मध्यकाल में तकनीक शिक्षा का व्यवसाय विकास हुआ था, नहीं, हाँ, जानकारी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जी हाँ हुआ था, आंसर है हाँ। हमारा अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल में तकनीकी शिक्षा की उपेक्षा की गई थी, हाँ, नहीं, ज्ञात नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर है हाँ। अगला प्रश्न है हमारा ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक वर्षों में तकनीकी शिक्षा विकास तेजी से हुआ था, कोई विकास नहीं हुआ, धीमी गति से हुआ, तीव्र गति से हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोई विकास नहीं हुआ था शुरुआत में। हमारा अगला प्रश्न है लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को किन रूपों में वर्गीकृत किया है, शैक्षिक तकनीकी प्रथम या कठोर उपागम, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय एवं कोमल उपागम, शैक्षिक तकनीकी तृतीय एवं प्रणाली उपागम, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों किस प्रविधि को अनुदेशन तकनीकी या व्यवहारिक तकनीकी को भी कहते हैं, कठोर उपागम, कोमल उपागम, प्रणाली उपागम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोमल उपागम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है शैक्षिक तकनीकी का कोमल उपागम इस मान्यता पर आधारित है कि अधिगम का मनोविज्ञान अनुभव परिणाम स्वरूप व्यवहार के हर प्रकार के स्थायी परिवर्तन को अंतर्निहित करता है। यह कथन किसने कहा, ए मेल्टन ने, डेविस ने, एल्विन ने या फिर मैकमोरिन ने। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेल्टन ने। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है किसने कोमल उपागम के संबंध में कहा है कि शैक्षिक तकनीकी का मुख्य संबंध अभिक्रमक अधिगम के आधुनिक सिद्धांतों से रहा है, इनमें कार्य विश्लेषण, लेखन, उद्देश्य का संक्षिप्तीकरण, वांछित अधिगम, कौशल आदि चुनाव, पुनर्बलन का मूल्यांकन निहित होते हैं। मेल्टन ने, मैकमोरिन ने, डेविस ने या फिर एल्विन ने। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेविस ने। दोस्तों हमारे इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है शैक्षिक तकनीकी द्वितीय अथवा कोमल उपागम को किन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, शिक्षण तकनीकी, अभिक्रमित अनुदेशन, व्यवहारिक तकनीकी या फिर उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिक्रमित अनुदेशन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों शिक्षण तकनीकी प्रविधि के प्रतिपादकों में शामिल है हार्वर्ड, हंट, डेविस तथा ब्रूनर, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी शामिल है, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1830 में, 1832 में, 1833 में, 1835 में। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1835 में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बंबई में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1850 में, 1852 में, 1835 में, 1854 में। तो दोस्तों यहाँ पे 1854 न होकर के 1845 है, ठीक है दोस्तों, इसको आप सही कर लेना, डी ऑप्शन को। हमारा 1845 होगा, ना कि 54 होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारत में व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा की रूपरेखा क्या है, पॉलिटेक्निक स्तर के विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, डिप्लोमा स्तर के विद्यालय, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कलकत्ता में एक इंजीनियरिंग कॉलेज कब खोला गया, 1854 में, 1855 में, 1856 में, 1857 में। तो दोस्तों हमारा आंसर है 1856 में, आंसर नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है कलकत्ता, बंबई, मद्रास और लाहौर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की अवधि क्या है, 1880 से 1900 तक, 1882 से 1902 तक, 1900 से 1902 तक, 1900 से 1905 तक। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1882 से 1902 तक। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है रुड़की, पूना, बंबई और मद्रास में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1880 में, 1882 में, 1888 में या फिर 1902 में। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1902 में। हमारा अगला प्रश्न है देहरादून फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1870 में, 1872 में, 1874 में, 1876 में। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1874 में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 1900 ईस्वी तक कितने छात्र भारत में चिकित्सा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, 3000 छात्र, 4000 छात्र, 3863 छात्र या फिर 4000 छात्र। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3863 छात्र। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सन 1921 ईस्वी तक कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5। हमारा अगला प्रश्न है 1900 ईस्वी तक
1921 ईस्वी तक इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या क्या थी? 300 छात्र, 400 छात्र, 600 छात्र या फिर 803 छात्र? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 803 छात्र। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थाओं की स्थापना करने पर किसे योगदान देना चाहिए? केंद्र सरकार को, प्रांतीय सरकार को, स्थानीय सरकार को, उपरोक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा किस स्तर से प्रारंभ होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से, उच्च स्तर से, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक स्तर से होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्तर से बालकों को व्यावसायिक शिक्षा देकर उन्हें जीवन में जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना चाहिए? हमारा ऑप्शन है प्राथमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से, उच्च स्तर से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माध्यमिक स्तर से। हमारा अगला प्रश्न है, बालकों को तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए किस पर बल दिया जाना चाहिए? सैद्धांतिक शिक्षा पर, मौखिक शिक्षा पर, प्रायोगिक शिक्षा पर, लिखित परीक्षा पर? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रायोगिक परीक्षा पर, प्रायोगिक शिक्षा पर, प्रैक्टिकल एजुकेशन पर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह शिक्षा जिसे प्राप्त कर व्यक्ति जीविकोपार्जन के योग्य बन जाता है कहलाती है? तकनीकी शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये होना चाहिए उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों ये इन सभी को प्राप्त करके व्यक्ति जीविकोपार्जन के योग्य बन जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा का आधार स्तंभ क्या है? विकास एवं समृद्धि, प्रगति का आधार, सृजन, उपरोक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा से बालक का कैसा विकास होना चाहिए? बहुमुखी विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, रचनात्मक विकास? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुमुखी विकास और होता है किससे? व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा से। भारत की विशाल मानव शक्ति आधुनिक विश्व में केवल तभी लाभप्रद सिद्ध हो सकती है जब उसको प्रशिक्षित एवं शिक्षित बना दिया जाए। यह कथन है राज्य सरकार का, स्थानीय सभा का, भारत सरकार को, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये कथन भारत सरकार का है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायोगिक तथा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करता है? ICSSR, AICTE, UGC या फिर NCTE? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, AICTE। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा या फिर सामान्य शिक्षा? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा में लिमिटेशन होती है और अनौपचारिक में कोई लिमिटेशन नहीं होती। जैसे कि औपचारिक जो शिक्षा होती है वो उसके लिए क्लास निर्धारित होती है कि आपकी जो क्लास है या स्कूल का जो समय है वो आपका इस समय से इस समय तक होगा, आपका स्कूल भी निश्चित रहेगा, आपका टाइम टेबल निश्चित रहेगा, आपके टीचर्स निश्चित रहेंगे। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें आपकी कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होती, आप कभी भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पत्राचार पाठ्यक्रम में किसकी आवश्यकता नहीं है? नियमित कक्षा शिक्षण की, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम की, श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग, पाठ लेखन? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नियमित कक्षा शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। किसमें? पत्राचार में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवीजन एनसीसी में नहीं है? एडल्ट डिवीजन, सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन, गर्ल्स डिवीजन? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये गर्ल्स डिवीजन नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय था 1 जनवरी 1950 से 31 दिसंबर 1955 तक, 8 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक, 1 मार्च 1956 से 31 मार्च 1961 तक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 51 से 56 के बीच में शुरू हुई। उसका जो समय है वो 51 से 56 रहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना का। लेकिन ये जो शुरू हुई थी तो दोस्तों ये शुरू जो हुई थी वो 8 दिसंबर 1951 से शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, 8 दिसंबर 1951 से 31 मार्च 1956 तक का जो समय था वो प्रथम पंचवर्षीय योजना का था। अगर अब इसमें देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर 1 जनवरी 1950 दे रखा है तो ये तो हो नहीं सकता, 1956 दे रखा है ये भी नहीं हो सकता, 1956 दे रखा है ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए दोस्तों दोस्तों इसी के साथ हम आज का अपना टॉपिक खत्म करते हैं। दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।
टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।